This is Kamal Hussain, and today we are going to discuss about the topic mass spectrometry. पहले हम देख लेते हैं कि mass spectrometry स्टडी करने का पर्पस क्या है. बेसिकली its purpose is to calculate the relative atomic mass or relative molecular mass. अब इसमें relative atomic mass हो और relative molecular mass हो, तो ये थ्रो आप first you have to measure mass to charge ratio. mass to charge ratio. आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे इसके कंप्लीट प्रोसीजर को. देन हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली हम किस तरह से मैस टू चार्ज रेशियो जो है वो चेक करते हैं. देन हम ये भी देखेंगे कि हम जो है वो रिलेटिव अबेंडेंस जो है वो किस तरह से निकालते हैं. और देन हम ये भी देखेंगे उसके थ्रू हमें आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स का कैसे पता चलता है. एंड देन फाइनली हम जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन की तरफ भी जाएंगे. तो हम जो है वो इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं. अब यहाँ पे देखें तो आपके पास स्टार्ट में जो है वो एक कोड है, सैंपल इंजेक्शन कोड. अब यहाँ से आप जो है वो आपके पास जो भी सैंपल है उस जिसका आपने नंबर ऑफ आइसोटोप्स चेक करनी है या रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपने चेक करना है, तो वो यहाँ पे इंजेक्ट करवा देने. देन आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो आपके पास आता है वेपोराइजेशन चैम्बर. अब ये जो वेपोराइजेशन चैम्बर है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपने इलेक्ट्रॉन बीम जो है यहाँ पे जो सैंपल आया उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवानी होती है. और इस इलेक्ट्रॉन बीम के फॉल करवाने का पर्पस क्या होता है, आयोनाइजेशन. अब जब आपका सैंपल यहाँ पे पहुंचता है तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इसके ऊपर फॉल करवाते हैं. यहाँ से ये क्या करता है, जो नेगेटिव इस सैंपल के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव. तो ये सैंपल के अंदर से जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको रिमूव करवा देते हैं और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो यहाँ पे आगे मूव कर जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली पर्पस क्या है, टू जनरेट पॉजिटिव आयंस. ठीक है. जब पॉजिटिव आयंस आगे पहुंचते हैं जहां पे, और यहाँ पे लगा हुआ है बेसिकली यूर एक्सेलरेटर. अब इस एक्सेलरेटर का पर्पस क्या है, बेसिकली टू स्पीड अप दीज पॉजिटिव आयंस. ओके. यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस आ रहे थे उनको स्पीड अप कर. ठीक है. तो ये एक्सेलरेटर जो यहाँ पे लगा है वो आपके पास स्पीड अप कर देगा उन पॉजिटिव आयंस को जो कि जनरेट किए गए बाय स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द सैंपल. अब यहां से आपके पास पॉजिटिव आयन स्पीड अप होके जाएंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट. अब यहाँ पे ये मैग्नेट लगा हुआ है और इस मैग्नेट का पर्पस क्या है, बेसिकली मैग्नेट का पर्पस है डिफ्लेक्ट करवाना. ठीक है. डिफ्लेक्ट करवाना उन पॉजिटिव आयंस को. अब जो डिफरेंट पॉजिटिव आयंस हैं हम जानते हैं उसमें से कुछ लाइटर होंगे और कुछ हैवियर होंगे. तो अब ये जो मैग्नेट लगा हुआ है जो कि अप्लाई करता है मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये बेसिकली इक्वली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है यहाँ से जितने भी पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं. ठीक है. तो कुछ लाइटर बेसिकली आपके पास आयंस होंगे, कुछ हैवियर आयंस होंगे. अब हम इसकी डिटेल को देखते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखाएगा तो फिर क्या होगा. अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया दो तरह के आयंस होंगे, लाइटर भी हो सकते हैं, देन हमने देखा कि हैवियर भी हो सकते हैं.
अब मैंने आपको ये भी बताया कि सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो लाइटर हूं या हैवियर हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम अप्लाई हो रहा है। अब होगा क्या, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा लाइटर आपके पास आइंस पे, लाइटर पॉजिटिव आइंस पे, तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो लाइटर पॉजिटिव आयन है उनको डिफ्लेक्ट करेगा मोर। ओके, तो ये जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है चाहे वो हैवियर हो। अब हैवियर में क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन कम होगी आपके पास, डिफ्लेक्शन इज लेस, क्योंकि ये हैवियर है विद रिस्पेक्ट टू लाइटर। लाइटर जो है वो डिफ्लेक्ट मोर होंगे, जबकि हैवियर जो है सेम, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो वो डिफ्लेक्शन उनकी लेस हो। अब यहाँ पे आप इस फिगर में देखते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ आयंस ये पहले डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ आयंस जाके बाद में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इट्स मीन दे आर हैवियर, दे आर हैवियर बिकॉज बाय अप्लाइंग सेम मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यहाँ पे बाद में आके यहाँ पे फॉल कर रही है, जबकि ये वाले आप देखते हैं तो ये पहले स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लगा हुआ है बेसिकली डिटेक्टर। अब इस डिटेक्टर का पर्पस क्या है, अगर उसको हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें ये डिटेक्टर, अब डिटेक्टर बेसिकली डिटेक्ट कर रहा होता है इन यानी ये जो आइंस आपके पास पॉजिटिव आइंस यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, उनको उनकी डिटेक्शन के लिए आपके पास बेसिकली डिटेक्टर लगा होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये आइंस इसके ऊपर फॉल करते हैं तो इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है उससे बेसिकली हमें क्या जो है वो हम अचीव करते हैं। हम आगे चलते हैं और इससे देखते हैं कि हमें बेसिकली अचीव क्या होता है। ओके, तो हम बेसिकली ग्राफ की तरफ जाने लगे हैं और यहाँ से बेसिकली हम ए आर जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो भी हम निकालेंगे। और यहाँ पे मैंने जो आपको बताया जो बेसिकली सैंपल लगा था इस तरह का, यानी जो आपके पास डिटेक्टर बेसिकली डिटेक्टर लगा था। अब इस डिटेक्टर का पर्पस क्या है, और यहाँ पे जब बेसिकली आइंस आके स्ट्राइक कर रहे थे तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो डिटेक्टर है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे रहा होता है। क्या दे रहा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं, अब ये जब आपके पास बेसिकली आइंस जो पॉजिटिव आइंस आ रहे हैं वो इसके साथ टकराते हैं, और अगर तो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिगड़ होंगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिगड़ होंगे देन आपके पास ये जो रिलेटिव अबेंडेंस आ रही है वो ग्रेटर होगी। ठीक है, तो रिलेटिव अबेंडेंस क्या होगी, रिलेटिव अबेंडेंस आपके पास ग्रेटर होगी। ओके, अब और वाइस वर्सा क्या, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो स्मॉलर होंगे देन आपके पास रिलेटिव अबेंडेंस भी कम होगी। तो इट्स डिपेंड्स, और यानी इसका मतलब क्या है, रिलेटिव अबेंडेंस के बढ़ने का मतलब क्या है, यानी आपकी पीक की जो हाइट है वो यहाँ पे मेन रोल अदा करे, यानी पीक की हाइट जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिगर देन रिलेटिव अबेंडेंस ग्रेटर, इस मीन आपकी पीक की हाइट जो है वो ज्यादा हो। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्मॉल होंगे तो रिलेटिव अबेंडेंस कम होगी, देन पीक की हाइट भी लेस होती जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको जो आपके पास डिटेक्टर है वो बताता है। उसके अलावा ये भी बताता है कि आपके पास जो पोजीशन ऑफ पीक है, पोजीशन ऑफ पीक वो क्या हो। ओके, के पीक क्या यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है और इस पॉइंट पे आप देखिए, ये बेसिकली जो यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है तो दैट इज बेसिकली फॉर नियॉन। ये नियॉन को जब हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 3 पीक्स आती हैं। यहाँ पे ये एक पीक है, एक ये पीक है, एक ये पीक है। अब हमारा मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस इज बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास
आर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब रिलेटिव अबंडेंस का भी आपको पता चल गया होगा, पोजीशन ऑफ पीक का भी पता चल गया होगा। और फिर हमने ये भी देखा कि आपके पास जो बेसिकली पीक्स आती हैं वो किस तरह से आती हैं, और हमने कंप्लीट प्रोसीजर देख लिया। अब हम चलते हैं ए आर, रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ, ठीक है। तो ए आर का बेसिकली फार्मूला होता है, ए आर इज इक्वल टू, मैं बल्कि नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूँ सो दैट आपके सामने जो चीजें हैं वो क्लियरली आ जाए। अब ए आर इज बेसिकली इक्वल टू आपके पास जो एटॉमिक मास आया है। अब एटॉमिक मास कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस, ओके, रिलेटिव अबंडेंस, ओके। अब ये आ गई, ये एक पीक की होगी, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास दूसरी का सेम जो है वो मल्टीप्लाई आप करना है रिलेटिव अबंडेंस। इसी तरह से अगर थर्ड पीक है देन उसका आपने लिख लेना है, डिवाइडेड बाय आपने 100 करना है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखें तो दैट इज बेसिकली मैस टू चार्ज रेशियो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन ऑफ पीक ही आपको बताएगी कि आपकी मैस चार्ज रेशियो क्या है। बेसिकली जेड जो है, यहाँ पे जेड है, इसको मोस्टली हम जो है वो वन लेते हैं, ओके। अब जेड जो है वो हम वन लेते हैं, तो आपके पास मैस क्या होगा, मैस इज बेसिकली है, यू कैन सी ऑन द एक्स एक्सिस मैस टू चार्ज एंड ऑन द वाई एक्सिस हियर यू कैन सी द रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ पीक जो है वो आपको मैस टू चार्ज रेशियो देगी। और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, ये जो फर्स्ट पीक है ये 20 पे आ रही है, यानी जो यहाँ पे मैस है, मैंने आपको जेड का बताया, जेड इज बेसिकली वन। तो मैस टू एम टू जी यानी आपके पास 20/1 बनेगा, तो 20 आ जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट इज यूर 21, सेकंड पीक इज ऑन 21, थर्ड पीक इज ऑन 22। तो अगर हम फार्मूले में आते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है, तो हमारे पास ए आर बेसिकली इक्वल आ जाएगा। एटॉमिक मास का मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पीक इज ऑन, यू कैन सी 20, 21 एंड 22। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, आपके पास फर्स्ट पीक जो है वो 21 पे है, सॉरी 20 पे है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय इस रिलेटिव अबेंडेंस। अब रिलेटिव अबेंडेंस बेसिकली आपने यहाँ से लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पीक की रिलेटिव अबेंडेंस कहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, ओके। यहाँ पे ये रिलेटिव अबेंडेंस, क्योंकि ये रिलेटिव अबेंडेंस ऑन द वाई एक्सिस, तो आप 90.9% है, तो हम फार्मूले में पुट करेंगे 90.9%, ओके। देन आपने प्लस कर देना है रिलेटिव अबंडेंस, और जो मैस है आपके पास सेकंड पीक का है 21 और 0.3, तो ये हम कर देते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 0.3। देन प्लस आपने थर्ड पीक पे आ जाना है। अब थर्ड पीक पे 8.8% जो है वो आपके पास रिलेटिव अबंडेंस है, और 22 मैस है। तो हम 22 मैस को मल्टीप्लाई कर देंगे 8.8 उसकी रिलेटिव अबंडेंस। अब ये आपके पास ये वैल्यूज पुट हो गई, डिवाइड आपने 100 पे कर देने। तो जब आप ये डिवाइड करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो ये राउंड अबाउट 20.8 समथिंग जो है वो आपके पास AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बेसिकली दैट इज इट्स यूनिट, ठीक है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेथड था मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, जहाँ पे आपने बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करना सीखा, ओके।